इसकी पहली कक्षा में हमने हिंदी के विविध रूप देखे थे, जिसके अंतर्गत राजभाषा, राष्ट्रभाषा, यह दो रूप हमने देखे हैं। हिंदी के विविध रूपों में तीसरा रूप हमें देखना है, वह है संपर्क भाषा। वैसे तो संपर्क भाषा प्रत्येक संपर्क भाषा की क्या आवश्यकता है कि समझो एकाध देश अगर बहुभाषिक है समझो एकाध बहुभाषिक देश में एक दूसरे के साथ संपर्क कराने के लिए एकाध भाषा की आवश्यकता होती है। भारत एक बहुभाषिक देश है। हमारे यहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा है। हमारे देश में जहां प्रत्येक का रहन सहन अलग है, प्रत्येक की संस्कृति अलग है, ऐसी अवस्था में हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है कि जो हम एक दूसरे के साथ संपर्क करें। जैसे भाषा की सामान्य परिभाषा में मैंने कहा था कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। कैसा कि भाषा का उद्देश्य है विचार विनिमय करना, भाषा का उद्देश्य है भावों की अभिव्यक्ति कराना। तो ऐसी अवस्था में अगर हम अलग अलग भाषा में रहते, अलग अलग प्रांत में रहते, अलग अलग भाषा को अपना लेते हैं, तो अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसी होगी? तो उस भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा की है जिसे कॉमन भाषा या जन भाषा कहा जाता है। और संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जन भाषा होती है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष की संपर्क भाषा ही जन भाषा है। और इसीलिए यह जरूरी नहीं कि जन भाषा शुद्ध हो, जन भाषा व्याकरण सम्मत हो या व्याकरण के नियम से बंधी हुई हो, क्योंकि हम व्यवहार में बोलते समय, एक दूसरे के साथ संपर्क करते समय व्याकरण होता है क्या? समझो हम कॉलेज जा रहे, हम अपने मां से कहते क्या मैं कॉलेज जा रही हूं? ऐसा कभी नहीं। जा रही हूं मैं यानी पहला क्रिया आएगी, करता आएगा, यानी व्यवहारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया जाता। अर्थात उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग में लाई जाती है जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग है। क्या कहा मैंने कि संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं कि जो दो व्यक्तियों के बीच संपर्क कराने का काम करती है कि जिनकी भाषाएं व जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग है। इसे ही लिंगुआ फ्रेंका कहते हैं। संपर्क भाषा के लिए अलग अलग नाम है। सेतु भाषा, सेतु यानी जोड़ने का काम करती है, पुल। दूसरा व्यापार भाषा, यानी समझो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति गुजरात में चला गया, समझो सूरत में हमें साड़ियां लानी है सूरत से,
तो व्यापारिक व्यक्ति, हमें गुजराती आती नहीं, उन्हें मराठी आती नहीं, ऐसी अवस्था में हिंदी में वह संपर्क करा देता है। इसीलिए इस भाषा को व्यापार भाषा, इसी भाषा को सामान्य भाषा को एक प्रकार से वाहन भाषा भी वह कहा जाता है। मूलतः इस भाषा को लेकर एक प्रकार से संपर्क भाषा को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं उसकी की है। संपर्क भाषा यानी सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की परिभाषा हमें एक प्रकार से सार्थक लगती है। पूर्णचंद टंडन कहते हैं, संपर्क भाषा उस भाषा से है जो समाज के विभिन्न वर्गों और निवासियों के बीच संपर्क के काम आती है। अर्थात संपर्क भाषा किसे कहेंगे कि जो समाज के विभिन्न वर्गों और निवासियों के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क का काम करती है। अर्थात दो वर्गों के बीच और अलग अलग निवासियों के बीच जो संपर्क का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। अर्थात महाराष्ट्र का व्यक्ति, समझो हम तिरुपति जाते हैं, है ना, सामान्य सा उदाहरण, वह आंध्र प्रदेश में है, वहां उनकी भाषा तेलुगु है, हमें पता नहीं है कैसे जाना है, परंतु सामान्य तौर पर हम हिंदी के माध्यम से संपर्क करते हुए वहां पर वह निकल जाते हैं, रास्ते से रास्ता पूछते हैं या जो भी हमारा व्यवहार है वह व्यवहार करा देते हैं। अर्थात संपर्क भाषा का तात्पर्य उस भाषा से है जो समाज के दो विभिन्न वर्गों और निवासियों के बीच जो संपर्क के काम आती है। डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की यह परिभाषा वह एक प्रकार से जो संपर्क भाषा की लक्षण को या संपर्क भाषा की विशेषता को अंकित करा देती है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा एक परिभाषा करा देते हैं कि क्या परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य, कोई राज्य या केंद्र तथा दो देश के बीच संपर्क स्थापित करते हैं उसे संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा या कॉन्टैक्ट लैंग्वेज और इंटरलिंक लैंग्वेज कहा जाता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा थोड़ी परिभाषा अलग से करा देते, थोड़ा विस्तार करा देते कि क्या परस्पर अबोधगम्य भाषा, यानी समझो परस्पर अबोधगम्य भाषा यानी क्या, हम मराठी भाषिक है, अगर हम तमिलनाडु में चले गए तो हमें तमिल आती नहीं और उन्हें मराठी आती नहीं, यानी अबोधगम्य है, हमें उनकी भाषा का बोध होता नहीं, एक दूसरे की भाषा का बोध होता नहीं। तो ऐसी अवस्था में भाषा की जो उस अनुपस्थिति के कारण जो सुविधाजनक एक ऐसी विशिष्ट भाषा दोनों को मिलाने का काम करती है, दो व्यक्तियों को, दो राज्यों को, केंद्र और राज्यों को या दो देशों के साथ संपर्क स्थापित करने का काम
जो भाषा करती है उसे संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा या अंग्रेजी में इसे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज या इंटरलिंक लैंग्वेज वह कहा जाता है। अर्थात सरल सरल अर्थ में अगर कहा जाए तो इस परिभाषा का विश्लेषण अगर किया जाए तो अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की भाषा को जानते नहीं तो व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा पर कहा जाता है। सरल सरल अर्थ है। तो अपने प्रयोजन मूलक हिंदी इस किताब में डॉक्टर दंगल झाल्टे वह इस प्रकार की परिभाषा करते हैं। अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य, केंद्र राज्य, देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है तो उसे संपर्क भाषा या कॉन्टैक्ट लैंग्वेज या इंटर लैंग्वेज की संज्ञा वह दी जा सकती है। वही परिभाषा है, दंगल झाल्टे ने भी वही कहा है कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण, जैसे मैंने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो उस अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति व्यक्ति, राज्य के बीच जो या दो राज्यों के बीच या राज्य केंद्र के बीच और देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित कर जिसके माध्यम से किया जाता है उसे संपर्क भाषा या कॉन्टैक्ट या इंटर लैंग्वेज की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो ये अनेक परिभाषाएं इसमें हम देख सकते हैं, परंतु इन तीन प्रमुख परिभाषाओं को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि संपर्क भाषा मात्र दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का माध्यम नहीं बनती, बल्कि जो एक दूसरे की भाषा से परिचित नहीं है अपितु दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषी राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम जो है उसे वह संपर्क भाषा कहा जाता है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो संपर्क भाषा वह, इन सारी परिभाषाओं को देखने के बाद हमें पता चलता है कि संपर्क भाषा वह है कि जो दो भिन्न भिन्न भाषिकों के बीच संपर्क का जो माध्यम बनती है और दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषी राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, दो देशों के बीच संपर्क का जो काम जो भाषा करती है वह संपर्क भाषा कहलाती है। इन सारी परिभाषाओं को देखने के बाद एक प्रकार से आपके मन में प्रश्न आया होगा कि संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी, उसका क्या स्थान है? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही क्यों? सही है ना कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही क्यों? इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। तो उसका मूल कारण है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा का विशेष महत्व है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। हमारी इस विशाल देश में जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन,
जहां लोगों के बीच एक प्रकार से अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, और इतना ही नहीं, लोगों की बीच एक प्रकार से जो ऐसा लगता है कि वह इनकी संस्कृति भी अलग है। यानी उत्तर और दक्षिण, इसकी अगर तुलना की जाए तो दोनों के संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। तो जहां हमारे जैसे बहुभाषिक देश में, बहुसांस्कृतिक देश में, जहां विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जहां लोगों के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, रहन सहन में भिन्नता है, वहां संपर्क भाषा की आवश्यकता है। अर्थात वहां संपर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है कि जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है, जो अनेकता में एकता निर्माण कराने का काम करती है, एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। पिछले वर्ष हम पौंडीचेरी गए थे, तो वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरे देश में आए हैं, परंतु हमारे बीच अगर कोई समीपता लाने का काम अगर कोई कर रही थी तो वह थी हिंदी। उन्हें हिंदी उतनी आती नहीं, टूटी फूटी हिंदी में ही क्यों न हो, वह संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। और आपको बतलाने में हर्ष नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में आज भी हिंदी उतनी प्रगल्भता के साथ बोली जाती नहीं है, परंतु आज व्यापार के आधार पर, पर्यटन के आधार पर हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं। परिणामता उन लोगों को भी अब पता चल चुका है कि हिंदी का विरोध मात्र कर चलेगा नहीं, इसे सीखना पड़ेगा। और परिणामता धीरे धीरे वहां के व्यापारी, वहां के जो भी लोग वहां पर्यटन से संबंधित है, वे सारे लोग अब हिंदी को वह टूटी फूटी क्यों न हो वह सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात अब प्रश्न यह है कि हिंदी के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वह स्थान क्या है। संपर्क भाषा को लेकर, उसके प्रयोग को लेकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उसके 3 स्तर किए हैं। यानी संपर्क भाषा के लिए कौन सा, एक वह भाषा जो एक राज्य से दूसरे राज्य के राजकीय पत्र व्यवहार के लिए काम में आती है। यानी महाराष्ट्र कर्नाटक या महाराष्ट्र बंगाल, बंगाल असम, अर्थात संपर्क भाषा प्रयोग के 3 स्तर है। एक जो एक राज्य से दूसरे राज्य के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आती है। यानी समझो महाराष्ट्र की किसी राजनीतिक सरकार को या महाराष्ट्र शासन को आसाम की सरकार से पत्र व्यवहार कराना है, तो हिंदी में वह पत्र व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात 2 राज्यों के बीच संपर्क का काम वह करा देती है वह संपर्क भाषा, यह पहला स्तर। दूसरा स्तर केंद्र और राज्यों के बीच। समझो केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार के साथ संपर्क कराना है, तो जो व्यवहार में भाषा लाई जाती है उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। और तीसरा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति के साथ निजी कामों में संपर्क करा देता है। समझो कैसा, महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र में अलग अलग विभाग है, मराठवाड़ा, विदर्भ,
उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र। अगर आप विदर्भ में चले जाएंगे या उत्तर महाराष्ट्र में चले जाएंगे, उत्तर महाराष्ट्र में जब चले जाएंगे तो उनकी आहिरानी मराठी हमारे ध्यान में आएगी नहीं। विदर्भ में चले जाएंगे तो उनकी वैदर्भ्य हमारे ध्यान में आएगी नहीं, भले ही हम मराठी भाषिक है। या कोंकण में चले जाएंगे तो उनकी कोंकणी हमारे ध्यान में आएगी नहीं। हम एक ही क्षेत्र के लोग होने के बावजूद, मराठी भाषिक होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ संपर्क कराने में असमर्थ हो जाते हैं। तब हमारे बीच एक ऐसी संपर्क भाषा होनी आवश्यक है कि जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। अर्थात भोलानाथ तिवारी ने यह प्रयोग के 3 स्तर बतलाए हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही क्यों? हिंदी ही संपर्क भाषा क्यों? प्रश्न आ सकता है ना कि हमारी भारत में इतनी ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी ही क्यों संपर्क भाषा बननी आवश्यक है? हिंदी क्यों संपर्क भाषा है? जैसे मैंने पहले कहा कि भारत में हिंदी बहुत पहले अनादिकाल से संपर्क भाषा के रूप में रही है, इसीलिए बहुत से पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, क्योंकि हिंदी की सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत के विशालता के अनुरूप राष्ट्रभाषा का विकास हुआ है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी एक दूसरे के साथ एक प्रकार से संपर्क का काम हम करा देते हैं। इतना ही क्यों, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लाला लाजपत राय पंजाब से आए, महात्मा गांधी गुजरात से आए, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से आए, कोई जम्मू कश्मीर से आया, कोई आसाम से आया, कोई राजगोपालाचार्य जैसे विद्वान तमिलनाडु से आए, ये अलग अलग प्रांतों से लोग आए। तब इनके बीच संपर्क की एकमात्र भाषा थी, वह थी हिंदी। अर्थात जितना योगदान स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, उतना ही योगदान हिंदी का भी योगदान है। मूलतः हमें अनेकता में एकता निर्माण कराने का काम जो भाषा करा देती है, वह संपर्क भाषा बन जाती है। तो उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, कहीं भी एक प्रकार से भारत की विशालता को एकता में लाने का काम वह अगर कोई भाषा करा देती है तो वह हिंदी, क्योंकि वह चाहे प्रयाग में कुंभ हो या अजमेर शरीफ के दरगाह हो, विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार पर सभी तीर्थस्थल हो, सभी स्थानों पर आदान प्रदान के लिए हिंदी का ही प्रयोग होता है। इसीलिए हिंदी एक प्रकार से संपर्क भाषा है और रहेगी। पहला मुद्दा कि हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान, हमारी विभिन्न कार्यकलापों को एकता में लाने का प्रयास या प्रयोग में लाने का प्रयास एक भाषा करा देती है, वह है हिंदी। इसीलिए वह हिंदी संपर्क भाषा है। और विशेषता दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ श्रृंखला के रूप में हिंदी ही एक सशक्त माध्यम है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि पांडिचेरी की संस्कृति और हमारी संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। दो संस्कृतियों को संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर कभी एक किया ही नहीं जा सकता। उनका इडली सांभर हम हर दिन नहीं खा सकते, हमारी दाल रोटी वह हर दिन नहीं खा सकते। मूलतः एक प्रकार से अगर दक्षिण और उत्तर इन दोनों को जोड़ने का अगर कोई माध्यम है तो वह हिंदी है। इसीलिए हिंदी संपर्क भाषा होनी आवश्यक है। दूसरा मुद्दा,
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हिंदी एक जन भाषा है और संपर्क भाषा वह भाषा बन सकती है कि जो जन भाषा है, क्योंकि जिसका प्रचार क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप तक है। कैसे कि हिंदी एक प्रकार से मात्र भारत तक सीमित नहीं है। हम हमारे आजू बाजू के भारतीय उपमहाद्वीप में जाएंगे, समझो श्रीलंका, मंगोलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत व या अरब प्रांत या अन्य जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, उस वहां पर संपर्क का काम वह हिंदी करा सकती है, इसीलिए हिंदी संपर्क भाषा है। हिंदी ही संपर्क भाषा क्यों, इसका अगला मुद्दा अगर आप में बतलाना है तो जनभाषा हिंदी शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित तीनों वर्गों के लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं, करते हैं, इसीलिए हिंदी संपर्क भाषा है। गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी समझता है, हिंदी बोलता है, हिंदी वह एक प्रकार से जो अपनाता है। टूटी फूटी क्यों ना हो, समझो तमिलनाडु का कोई मजदूर है, आंध्र प्रदेश का कोई मजदूर है, कर्नाटक का कोई मजदूर है, जब अपनी रोजी रोटी के लिए जब मुंबई आता है तो उसके संपर्क का एकमात्र माध्यम है हिंदी, अर्थात हिंदी अर्धशिक्षित, अशिक्षित सभी लोगों के साथ संपर्क का काम करती है, इसीलिए हिंदी संपर्क भाषा है। अगला मुद्दा, हमारे बहुभाषिक देश में भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा व्यवहार के क्षेत्र में संपर्क सिद्धि का काम अगर कोई करा देती है तो हिंदी, इसीलिए हिंदी आवश्यक है। साथ ही भारत के 80% लोग संपर्क भाषा कौन सी भाषा बन सकती है, जिस देश के अधिक से अधिक लोग जिस भाषा को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, वह भाषा संपर्क भाषा बन सकती है। समझो तेलुगु का संपर्क भाषा बनाया, कहां तक सीमित है, सिर्फ वह आंध्र प्रदेश है। समझो मराठी को संपर्क भाषा बन गया, महाराष्ट्र के बारे में बाहर कोई जानता है नहीं। मूलतः भारत के 80% लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, परिणामतः हिंदी भाषा संपर्क भाषा बनने के लिए एक प्रकार से 100% सही है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। अन्य कोई भाषा को जानने वाले इतने लोग ही नहीं, इसलिए संपर्क भाषा एक प्रकार से हिंदी है, हिंदी रहेगी। भले ही राजनीतिक लोग उसका अपनी राजनीति के लिए वह गलत प्रयोग करते हो, भाषा की राजनीति करते हो, परंतु सही अर्थ में अगर विचार कर दिया जाए तो भाषा के क्षेत्र में एक प्रकार से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में वह प्रस्तुत है और रहेगी। दिन ब दिन उसका रूप बढ़ता ही जा रहा है। अगर कुल मिलाकर अगर कहें, वैसे तो किसी भाषा को उसकी संपर्क की है ना, वह संपर्क करने में कितनी लायक है, उसके आधार पर उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। या साथ ही जो भाषा सुप्रतिष्ठित रूप में संपर्क का काम करती है, वही भाषा संपर्क भाषा बन सकती है। या उक्त दोनों गुण हिंदी में है। हम हिंदी के प्रेमी हैं या हिंदी को एक प्रकार से जानने वाले हैं, इसीलिए हिंदी को संपर्क भाषा कहे, इस प्रकार से कोई उसका मतलब नहीं है, बल्कि हिंदी एक है
इसीलिए वह संपर्क भाषा वह के रूप में वह काम करती है। आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के साथ संपर्क करती है। यानी समझो उसकी 17 बोलियां जो है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वह कुमायूनी, गढ़वाली, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, इन सभी भाषाओं 17 बोलियों के बीच के व्यवहारकर्ताओं के बीच वह संपर्क का काम करती है और अब भी कर रही है। वही दूसरी ओर बाह्य रूप में अगर विचार कर दिया जाए तो वह अन्य भाषियों के साथ वह संपर्क का काम कर रही है। इसीलिए एक प्रकार से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में वह आज भी विद्यमान है। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान दिन ब दिन गौरवपूर्ण होता जा रहा है। उसकी सामान्य लोगों को जोड़ने की नीति अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक सराहनीय है। इसी कारण वह संपर्क भाषा है। भारत के सामान्य लोगों की आत्मा की वह जन भाषा है। जैसे दक्षिण और उत्तर इन दोनों को जोड़ने का काम अगर कोई भाषा करा देती है तो वह हिंदी है, क्योंकि दोनों